वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, यानी कि संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आर्थ्रोपोडा के बारे में, कि जैसे किसी मनुष्य के बारे में, व्यक्ति के बारे में अगर हमको जानना है तो सबसे पहले हम उसके परिवार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में हमको उसकी पहचान करनी है, उसके बारे में जानना है, तो उसके परिवार के विषय में जानकारी लेना हमारे लिए आवश्यक होता है। उसी प्रकार से अगर कीट के बारे में, कीटों के विषय में जानकारी है हमको लेना है, तो उसमें जो है वो हमें आर्थ्रोपोडा की सही जानकारी जो है वो होनी चाहिए। तो कीट वर्ग के बारे में अगर जानना है तो आर्थ्रोपोडा के बारे में जानना आवश्यक जो है वो होता है। बिना आर्थ्रोपोडा के ज्ञान के हम जो है कीटों के बारे में जानकारी सही प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कीटों के बारे में जानना है तो आर्थ्रोपोडा का अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो वैसे तो लगभग जो है, जो हमारा जूलॉजिकल वर्ल्ड है, हमारा जंतु जगत है, उसमें करीब 20 समुदाय पाए जाते हैं। ठीक है, तो लगभग की 20 कम्युनिटी पाई जाती है, जिसमें से सबसे बड़ा जो समुदाय है, ठीक है, जो सबसे बड़ा कम्युनिटी है वो है फाइलम। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो सबसे बड़ा जो फाइलम है, संघ है, वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो कीट की लगभग 4 से 5-6 लाख प्रजातियां कीटों की पाई जाती हैं, और इसमें हम प्रमुख रूप से कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंतर्गत हम सारे कीटों का अध्ययन जो है वो करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया है आपको। तो आज हम आर्थ्रोपोडा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि आर्थ्रोपोडा क्या है, कौन सा वर्ड, कैसे आर्थ्रोपोडा को, किस वर्ड से इसका नॉमेनक्लेचर किया गया है, कैसे इसको आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा समुदाय है। ये जानना आवश्यक है कि जंतु जगत का जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, और इसके अंतर्गत जो है 6 से लगभग 12 लाख तक प्रजातियां पाई जाती हैं। और सबसे बड़ा जो वर्ग है इसके अंतर्गत वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर 5 से 6 लाख तक कीटों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और सारे कीट वर्ग को उस इंसेक्टा के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो सारे कीटों को किसमें रखा गया है, इंसेक्टा के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। तो हम आर्थ्रोपोडा के विषय में आज आपको बताएंगे कि जो कीट आर्थ्रोपोडा समुदाय ग्रीक वर्ड से है। जो आर्थ्रोपोडा है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। और कौन कौन से ग्रीक वर्ड, जैसे आर्थ्रोज, पहला है आर्थ्रोज, जिसको कहते हैं सेगमेंटेड। आर्थ्रोज का मतलब होता है सेगमेंटेड, यानी कि कई भागों में बटा हुआ, खंडों में बटा हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पोडस। ठीक है, जिसमें लेग्स। तो ऐसा जीव जो कई खंडों में, जिसके पैर जो है वो, ऐसा जीव जिसके पैर कई खंडों में बटे हों, उसे किस में हम रखते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत जो है वो रखते हैं। तो आर्थ्रोपोडा 2 ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलके बना है। आर्थ्रोज जिसका मतलब होता है सेगमेंटेड या खंड में बटा हुआ, पोडस, पोडास का मतलब होता है लेग्स। ऐसा जीव जिसके पैर जो है वो कई खंड में विभाजित हो, उसे हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। सरल सी परिभाषा है। और एक जीव होता है जिसका शरीर एवं टांगे कई भागों में विभाजित रहती हैं। ठीक है, तो ऐसा जीव जिसके पैर कई खंडों में बटे हों, वो सारे आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो है वो रखे गए हैं। ठीक है, प्राणी विकास के क्रम में आर्थ्रोपोडा का स्थान एनिलिडा के बाद आता है, और यही ऐसे प्राणी थे जिनका शरीर सिर, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन रूप से विभाजित किया जाता है। तो एक इसकी विशेषताएं की बात करें, इसके कैरेक्टर की बात करें, तो जो आर्थ्रोपोडा वर्ड के अंतर्गत जो जीव आते हैं, उनका जो बॉडी है, उनका शरीर है, मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, जैसे सिर, वक्ष और उदर, 3 भागों में इनका शरीर जो है वो विभाजित होता है। उसके बाद फिर जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानना है, तो उस जानकारी के लिए उसके परिवार को जानना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से अगर कीट वर्ग के बारे में समझना है तो आर्थ्रोपोडा का ज्ञान आवश्यक होता है। ठीक है, तो अगर कीट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आर्थ्रोपोडा के विषय में जानकारी आपको प्राप्त ही करनी होगी, वरना इसके बगैर जो है हम सही जानकारी कीट के बारे में नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर कीटों के बारे में हमको सही जानकारी लेनी है,
जानना आवश्यक है, तो हमें आर्थ्रोपोडा वर्ग को पढ़ना ही होगा। संघ जो आर्थ्रोपोडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, उसके हमें अध्ययन करना ही होगा। और कई सारे विद्वानों का ये भी मत है कि संघ आर्थ्रोपोडा के जीवों की उत्पत्ति एनिलिडा के समान पूर्वजों से हुई है। मतलब ये कहना है, कई सारे जो हमारे एंटोमोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि इसकी जो ऑरिजिन जो हुआ है आर्थ्रोपोडा का, वो आपके एनिलिडा वर्ग से हुआ है, ठीक है, एनिलिडा संघ से आपके आर्थ्रोपोडा संघ की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्या है कि जो एनिलिडा संघ के जीव हैं, कीट हैं, जीव हैं, उससे और एनिलिडा वर्ग के और आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीवों से, संघ के जीवों से मतलब कम्बिनेशन है, मिलता जुलता देखा गया है। जो फाइलम एनिलिडा है उसके जीव जो है वो आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम के जीवों से मिलते जुलते हैं। उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनका काफ़ी मिलता है, उनका हैबिटेट काफ़ी मिलता है। इसलिए ये कहा जाता है कि आर्थ्रोपोडा की उत्पत्ति जो है एनिलिडा वर्ग से, एनिलिडा संघ से हुई है, ठीक है। तो ये भी एक चलिए, तो ये तो अलग अलग एंटोमोलॉजिस्ट का मत है, जैसे जिन्होंने रिसर्च किया। इसके बाद इसके सामान्य लक्षण निम्न प्रकार हैं, ठीक है। इसके कई सारे कैरेक्टर्स हैं। आपसे पूछा जाए कि आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसके कौन कौन से गुण हैं, मतलब कैरेक्टर्स की बात किया जाए तो इस प्रकार हम डिफाइन करेंगे कि आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो ये बात करेंगे कि ये भूमि, जल तथा वायु में हर स्थान पर मिलते हैं। इनमें से कुछ अन्य जंतुओं एवं पौधों पर परजीवी होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो इस वर्ग के जो कीट हैं, इस संघ के जो कीट होते हैं वो भूमि में, जल में, वायु में हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। मिट्टी में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं और हवा में भी उड़ते हुए देखे पाए जाते हैं। तो कहीं हर जगह ये मिलते हैं। और इन जंतुओं पौधों परजीवी भी होते हैं। कई सारे इंसेक्ट जो है वो अपना जीवन यापन किस पे करते हैं, पौधों के ऊपर करते हैं, ठीक है। परजीवी मतलब उनके पौधों के ऊपर ही वो निर्भर होते हैं, पौधे से ही अपना पोषण जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ये इस प्रकार से इनकी विशेषताएं होती हैं। और दूसरा क्या है, ये त्रिस्तरीय ट्राइबोलास्टिक शरीर, द्विपार्श्विक, बिलेटरल, सिमेट्रिकल और समखंडों में बटा सेगमेंटेड, प्रायः 3 भागों में सिर, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में विभाजित होता है। तो इनका जो शरीर होता है वो 3 स्तर में, मतलब अलग अलग इनके कैरेक्टर्स होते हैं जीवों में। कोई त्रिस्तरीय होते हैं, कोई द्विस्तरीय होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ठीक है, और बाइलेटरल होते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्राइबोलास्टिक होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरल होते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव इसमें जो है वो पाए जाते हैं। और जनरली इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। हेड यानी सिर, और थोरेक्स यानी वक्ष, और एब्डोमेन यानी इनका उदर। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में इनका शरीर जो है वो बटा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा ताकि अच्छे से आप समझ सकें। इसके बाद आगे बात करेंगे कि इनका जो शरीर होता है वो खंड युक्त होता है, ठीक है। यानी पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इनका जो शरीर होता है वो पूरा सेगमेंटेड होता है, कई सारे सेगमेंट में विभाजित होता है, ठीक है। यानी सेगमेंट का मतलब क्या है, कई सारे खंडों में विभाजित होता है। और अगली बात करेंगे कि सभी में बाह्य कंकाल होता है, ठीक है, जो अंशतः काइटिन का बना होता है, ठीक है। इनके जो इनका बाहरी मतलब कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कंकाल होता है, वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसे काइटिन प्रोटीन कहते हैं। काइटिन प्रोटीन से जो है, काइटिन नामक प्रोटीन से इनका जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो, इनकी जो क्यूटिकल होती है वो बनी होती है, ठीक है। यानी इनका शरीर का जो ऊपरी भाग होता है वो काइटिन नामक प्रोटीन से जो है वो बना होता है। आगे बात करेंगे कि इनके शरीर के खंडों की संख्या परिवर्ती यानी सदस्यों होती है, जिन पर युग्मित जोड़दार, ठीक है, पेयर्ड सेगमेंटेड उपांग लगे होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनके शरीर के जो खंड होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब इनके जो सेगमेंट्स होते हैं वो कहीं पर कभी ज़्यादा कभी कम, वो अलग अलग परिवर्तित होते रहते हैं। मेल और फीमेल में उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, ये पेयर्ड में होते हैं, युग्मित जोड़दार उपांग लगे होते हैं। इनमें जो सेगमेंट होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं, जोड़े में होते हैं। अगली बात करेंगे कि इनका जो शरीर गुहा रुधिर गुहा के रूप में होती है।
ठीक है ना। इनकी जो शरीर की गुहाएं होती हैं, जो इनकी नर्व्स होती हैं, वो आपके शरीर गुहा होते रुधिर गुहा के रूप में होती है। ठीक है, यानी इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इनकी जो शरीर की गुहा होती है, ऊपरी गुहा होती है, वही शरीर की गुहा कही जाती है। और इनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है, यानी खुला रक्त परिवहन सिस्टम होता है। इसके बाद हृदय पृष्ठ तल पर होता है, उसमें युग्मित अवाही रंध्र होते हैं तथा हृदयावरण मिलता है। ठीक है, यानी कि इनका जो हार्ट होता है वो इनके पृष्ठ तल पे होता है, निचले भाग पे होता है। इनका हार्ट कहाँ होता है? निचले भाग पे होता है। और वो एक प्रकार के जो है वो युग्मित अवाही रंध्र होते हैं। ठीक है, मतलब पेड़ जो है वो इनके अवाही तंत्र होते हैं। और ये एक प्रकार से जो है वो हृदयावरण, उस पर एक लेयर पाई जाती है और वह स्पष्ट रूप से पृष्ठ तल पर पे इनका हृदय जो है वो पाया जाता है। तो ये इनको हम इस कैरेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद फिर इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है वो खुले प्रकार का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, यानी इनका जो रक्त परिवहन होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो ओपन टाइप का होता है। ठीक है, ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का होता है। इनका मतलब कि रक्त जो है वो ऊपर ही बहता है, वो किसी नर्व में नहीं बहता है। ठीक है, जैसे हम लोग का क्या होता है कि हमारी जो है वो रुधिर जो है रुधिर तंत्रिकाएं होती हैं, जिसमें जो है हमारा रुधिर ब्लड जो होता है वो प्रवाहित होता है। मतलब कि हमारी नसों में जो है रक्त बहता है, शरीर में नसें होती हैं, नसों में रक्त बहता है। लेकिन कीटों में कोई नस नहीं होती है, वो ओपन टाइप का, मतलब कि उनकी जो शरीर के ऊपरी परत उसी में ब्लड जो है बहता है, किसी नस में ब्लड नहीं बहता है। इसीलिए इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यानी खुला रक्त परिवहन तंत्र जो है वो पाया जाता है। ठीक है, ये हम अच्छे से जो है वो याद रखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है आपके आर्थ्रोपोडा की। इसके बाद सुविकसित पेशी तंत्र होता है। ठीक है, इनका जो पेशी तंत्र होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है और पेशियों में पच्छाभिकामय एपिथेलियम, सिलेटेड इपिथेलियम का अभाव होता है। पेशियां लगभग पूर्ण रूप से रेखित होती हैं। ठीक है, यानी पेशियां जो होती हैं पूरी तरह से एक सीधी रेखे में होती हैं और इसमें सिलेटेड इपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, यानी पच्छाभिका एपिथेलियम होता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का जो है वो उसमें मोल नहीं होता है, वो सीधे रूप में एक रेखित रूप में होती हैं और सिलेटेड फॉर्म में जो है वो पाई जाती हैं। और अगली इसमें कैरेक्टर इसका है, इसमें विभिन्न प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, पाचन तंत्र भली प्रकार विकसित होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, आर्थ्रोपोडा वर्ग के जो जीव होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के मुखांग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन द बॉडी, यानी कि कई अलग अलग प्रकार के इनके मुखांग होते हैं, जैसे कि बाइटिंग, चेविंग टाइप, लैपिंग टाइप माउथ पार्ट, सकिंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं। ठीक है, यानी कि कई प्रकार के मुखांग होते हैं, काटने चबाने वाले, चाटने वाले, चूसने वाले। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मुखांग जो है वो माउथ पार्ट इसमें पाए जाते हैं। और अगली चीज क्या कह रहे हैं कि पाचन तंत्र, जो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है, मतलब किसी चीज़ को ये अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी पाचन तंत्र पूर्ण विकसित इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके कैरेक्टर थे। आगे हम और कैरेक्टर की बात करेंगे कि इनका जो देह गुहा होता है, जिसको हम कॉलन कहते हैं, जिसे लघुकृत जनांगों एवं उत्सर्जी अंगों में सीमित होती है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि इनका जो क्विटकिल होता है, देह गुहा होती है, बॉडी वॉल होती है, जो ऊपरी परत होती है शरीर की, वो रिड्यूस्ड होती है। और जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें पूरी तरह से क्लोज नहीं होते, मतलब कि इनकी जो देह गुहा होती है उससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके ढके नहीं होते हैं। और अगली चीज़ क्या है कि श्वसन क्रियाएं गिल्स, श्वास नलियों, ट्रैचियो, लंग्स बुक्स तथा अथवा शरीर की सामान्य सतह क्यूटेनियस से होती है, यानी कि इनका जो श्वसन तंत्र होता है वो गिल्स से होता है। ठीक है, जो कीटों में श्वसन तंत्र होता है वो गिल्स से होता है। ठीक है, क्लोम्स पाए जाते हैं, उन्हीं गिल्स से इनके श्वसन तंत्र जो है वो होते हैं। और श्वास नलिकाएं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैचियोस कहते हैं, ट्रैचिया।
ठीक है। श्वास नलिकाएं ट्रेचिया कहलाती हैं और जिसमें सांस भरती है वो ट्रेचियोल्स होते हैं, यानी कि जिसको हम श्वास नली कहते हैं। और इसमें जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, शरीर की सामान्य सतह से होती हैं, यानी इनके गिल्स के माध्यम से इनकी श्वसन क्रियाएं होती हैं, लंग्स से होती हैं। और जो है इसमें जो है वो जहाँ पर एयर भरता है उसे हम ट्रेचियोल्स कहते हैं, ट्रेचिया कहते हैं। ये चीज़ें हम आगे अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से इनका श्वसन तंत्र जो है वो पाया जाता है। और इन जीवों में उत्सर्जन हरित कोक्सा ग्रंथियों, ग्रीन कोक्सल ग्लैंड्स, सीलोमोडक्ट, ठीक है, और मेलपिलियन नलिकों द्वारा होता है। ठीक है। तो इनका कहने की है कि जो उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं, सबसे जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो होता है मालफिजियन ट्यूबुल्स। मालफिजियन ट्यूबुल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द इंसेक्ट बॉडी। एंड कोक्सा एंथियोसिन, मतलब कि इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है वो ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सीलोमोडक्ट पाए जाते हैं। इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मेजर पार्ट्स is known as coelomoduct and malphizian tubules, and there is known as green glands. Green glands are found in the excretory organ of the insect। यानी कीटों के शरीर में कई सारे पार्ट होते हैं, उत्सर्जी अंग में पाए जाते हैं, जैसे मैल्पीजियन ट्यूब्स, हरित ग्रंथियाँ, ठीक है, सीलोमोडक्ट, ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाते हुए और अदर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके अलावा जो है कुछ अदर कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। ठीक है, जो इनका नर्वस सिस्टम होता है वो फुल्ली विकसित होता है, डेवलप्ड होता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अधिग्रसिका सुप्रा एसोफेजियल एक केंद्र के रूप में होता है तथा एक गुच्छिका युक्त गैंग्लियोटेड अधर तंत्रिका रज्जु जुड़ा होता है। तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, जिसके माध्यम से हमें हमारा जो सेंट्रल ब्रेन होता है, केंद्रीय जो नर्वस सिस्टम होता है, जो सेंट्रल ब्रेन से जुड़ा होता है, उससे सारी नसें कनेक्टेड होती हैं। तो शरीर में कोई भी हलचल होती है तो हमें तुरंत जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं भी हमको हल्का सा चोट लगती है तो वो तुरंत मैसेज हमारे दिमाग में जाता है और फिर दिमाग से हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पर चोट, शरीर के इस भाग में चोट लगी है। तो कीटों में भी ऐसे ही जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, फुल्ली विकसित होता है और सभी का कनेक्टेड सेंट्रल ब्रेन से होता है, यानी केंद्रीय मस्तिष्क से उसका कनेक्शन होता है और उसी के अनुसार वो बॉडी जो है वो काम करता है। ठीक है। इसके बाद इसमें कई सारे गुच्छिका युक्त होते हैं जो मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, गैंग्लियॉन्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं गैंग्लियॉन्स के माध्यम से दिमाग तक मैसेज जाता है और उस दिमाग तुरंत कंट्रोल करता है कि यहाँ पर हमें चोट लगी या ब्लड बह रहा है या फिर और कोई समस्या है। तो इसमें गुच्छिका युक्त जो है वो गुच्छे के आकार में गैंग्लियॉन्स जो है वो नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रायः नर और मादा अलग अलग होते हैं तथा केवल कुछ जातियां उभयलिंगी होती हैं। नर और मादा में समानता लिंग भेद सेक्सुअल डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, कहने के मतलब कि अलग अलग इसमें मेल और फीमेल्स होते हैं और कुछ ही इसमें जो है वो आपके उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सामान्य लिंग भेद होता है, कुछ लिंग सेक्सुअल जो है वो डाइमॉर्फोसिस होता है। तो इस प्रकार से है कि मेल और फीमेल पाए जाते हैं, कुछ उभयलिंगी भी होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर। इसके बाद फिर अदर इसका कैरेक्टर्स क्या है कि जैसे कि इनका जो जीवन चक्र होता है वो अधिक शिशु अवस्थाएँ मिलती हैं जिनके मेटामॉर्फोसिस के बाद में प्रौढ़ बनते हैं। मतलब कि इसमें ये कहना है कि इनमें मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। दो प्रकार के मेटामॉर्फोसिस होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, मतलब कि पूर्ण जीवन चक्र और अपूर्ण जीवन चक्र। पूर्ण जीवन चक्र में क्या होता है कि 4 अवस्थाएं होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। और अपूर्ण जीवन चक्र में क्या होता है कि इनका एग, निम्फ और एडल्ट। ठीक है, इमेच्योर स्टेज ऑफ नोन एज इंसेक्ट, इमेच्योर स्टेज इज नोन एज इंसेक्ट, इज नोन एज निम्फ और लार्वी। ठीक है,
तो इनकी जो इनकम्प्लीट में 3 होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं और कंप्लीट में 4 अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें जो परिवर्तन होता है 2 प्रकार का होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। देयर इज नोन एज कंप्लीट लाइफ साइकिल एंड इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल। तो इस प्रकार से इसमें पाई जाती है। और इसमें जो है ज़्यादातर इनके जीवन चक्र में निम्फ और एडल्ट मोस्टली हार्मफुल स्टेज होती हैं, मतलब कि जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाली अवस्थाएं होती हैं। देयर इज नोन एज एडल्ट एंड निम्फ। मोस्टली निम्फ या लार्वी स्टेज द वेरी सीरियस स्टेज, मतलब कि लार्वी और जो निम्फ अवस्था होती है वो काफ़ी फसल को नुकसान पहुंचाने वाली अवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में इसके कैरेक्टर्स होते हैं। और आर्थ्रोपोडा जंतुओं में एक गुणात्मक परिवर्तन होता है जिसके शरीर की कुटिकल समय समय पर अलग अलग कर दी जाती है, जिसमें बढ़ते हुए ऊतकों का समावेश हो सके। तो जैसे कि हम लोग इसमें एक कैरेक्टर होता है आर्थ्रोपोडा वर्ग के कीटों में, आर्थ्रोपोडा संघ के कीटों में, कि ये अपनी पुरानी परत को यानी क्यूटिकल को, ठीक है, पुरानी बॉडी वाल को छोड़ते हैं और नई बॉडी वाल को ग्रहण करते हैं। नई बॉडी वाल का निर्माण सतत रूप से इनके शरीर में होता है और पुरानी जो बॉडी वाल होती है उसको छोड़ते हैं। और यही अवस्था क्या होती है इनकी विकसित, इसी अवस्था से, इसी क्रिया के माध्यम से वो विकसित होते हैं, ठीक है, उनका विकास होता है। तो ये अपनी पुरानी जो जिसको हम बॉडी वाल या फिर हम ये कुटिकल कहते हैं उसको छोड़ते हैं, देह गुहा को, और नई देह गुहा को जो है वो धारण करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इनका होता है। इसमें जो सीलिया होती है वो अनुपस्थित होती हैं, ठीक है। सीलिया जो आई के मध्य में पाई जाती है, सीलिया जो होती है वो अनुपस्थित पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनके कैरेक्टर्स जो है वो होते हैं, ठीक है। तो हम जैसे हमें पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा क्या है और इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये आज हमने आपको क्लास में पढ़ा दिया, ठीक है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे कि आज की क्लास हमारी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप हमारे ग्रुप से जुड़ें, और जो भी आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की समस्याएं हैं वो हम बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और आप पूरा सोल्यूशन आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।